जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का हमने तुलनात्मक वर्गीकरण कल किया। तो यहाँ संज्ञा के भेद, और संज्ञा के भेद होते हैं टोटल 5। और मुझे ये लगता है कि शायद मुझे यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आज 19 तारीख है, अप्रैल का महीना है, 2023 चल रहा है। और मुझे ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये 9:45 वाली क्लास चल रही है सुबह मॉर्निंग की, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट होते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है, आप मैच्योर पर्सन हो, हम आपको अपने अनुभव से वाकिफ करा रहे हैं आपका रास्ता आसान बनाने के लिए। हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हो, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जब मैं यहाँ स्टेज पे आता हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, तो एक बार आपके आगे पीछे करके मैं मैसेज रीड कर लेता हूँ कि आखिरकार आज की समस्या क्या है, मुख्य डाउट क्या है आप लोगों का। तो कुछ बच्चे अभी भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आपने जब एक बैच लिया है और आप लोगों को ये प्रॉमिस किया गया है कि सारी क्लासें हमारी लाइव क्लासें होगी, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग क्लास होती है मैं खुद कह के देता हूँ। कई बार जैसे मान के चलो अचानक एग्जाम की डेट आ गई, जैसे केवीएस वाला एग्जाम था, तो उसमें भी हमें रिकॉर्डिंग देने की आवश्यकता नहीं हुई। केवीएस का एकदम से अचानक जो है डेट आई और समय कम था, सिलेबस बड़ा था, तो हमने क्या किया कि जो 1.5 घंटे की क्लास थी वो 2-2 घंटे के लिए, सैटरडे संडे जो ऑफ होता था तो वो हमने सैटरडे संडे भी क्लास ली। तो हमारे पास कोर्स को कराने के लिए हम से कितने भी व्यस्त हो, कितने भी बिजी हो, रास्ते हमारे पास होते हैं। क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा प्रबंधक भी हो, अच्छा मैनेजर हो, अच्छा दार्शनिक हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है। उसके अंदर अपने स्किल्स और पढ़ाने के अपने तरीके हो, उसी को टीचर कहते हैं। सामान्य आदमी में और एक टीचर में यही अंतर है। तो मुझे लग रहा है कि अब तक जो मैंने आपको क्लास दी है, तो उन क्लासों से ऐसा तो एहसास आपको बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है या आप गलत जगह कोर्स परचेज कर बैठे हो। क्योंकि हमारी जो टीम है वो अपने आप में सक्सेस टीम है। वो सक्सेस में इसलिए कह रहा हूँ, एक तो वो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं तमाम दूसरी भर्तियों में, दूसरे एग्जामों में, और इसके साथ साथ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ चुके हैं जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो। और दूसरा ये कि बड़े लेवल पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलवाई है टीचिंग के फील्ड में। तो ये सीटेट पास करना, यूपी टेट पास करना तो हमारे लिए छोटी चीज है। अगर कोई 10-15 दिन के लिए भी कोई स्टूडेंट हमें मिल जाए और हम ये चाह ले कि इसका करवाना है सीटेट या यूपी टेट, तो वो 10 दिन का ही खेल है हमारे लिए। सिर्फ 10 दिन उसको गाइड करेंगे, बताएंगे ये कंटेंट है, ये पढ़ना है और ये आपको दिक्कत होगी और इसको इस तरीके से चीजों को देखना है, ठीक। अगर उस बच्चे ने मेहनत की है थोड़ा सा बताने के बावजूद, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमें ऐसे मिले हैं लाइफ में, हम उसको कितना भी समझा ले वो करेगा अपने मन की, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि जो ये सर बता रहे हैं इनको अपना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और लंबे समय से वो इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं और पहले खुद तैयारी भी की है। तो जब तैयारी की है तो हमें भी 2-4 साल तो लगा ही होगा। ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमएड किया, इसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, तमाम वो अनुभव तो है ही। लेकिन उस अनुभव का आप कभी भी फायदा उठाना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि टीचिंग लाइन में ये देखने में आए यह चीजें कि आप लोग पहले से भरे हुए आते हो हमारे पास, और ज्यादा उतावलापन आप लोगों के अंदर, हमें तो ये भी आता है, ये भी आता है। और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप में से मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर गलत देते हो। तो एक तो अगर आपको बड़ा बनना है, अच्छा टीचर बनना है, और आपको हर 2 साल में अपनी जॉब चेंज करनी है, तो एक तो ये आप आदत डाल लो कि ये सामने वाला कोई भी हो, उसकी एज कुछ भी हो सकती है, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आप उसको तवज्जो देना सीखो। अगर वो बोल रहा है उसको सुनना सीखो। एक समय ऐसा आएगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दूसरे की, लेकिन अभी आपको आवश्यकता है जब तक आप लोग सक्सेस नहीं होते। तो दूसरे को जितना ज्यादा सुनोगे, उस पर जितना ज्यादा फेथ करोगे, उतना आपका प्रोग्रेस होगा। और यहां समस्या ये है कि अपना इतना सारा आप लिए बैठे हो, उसी को सुनाना चाहते हो दूसरे को, और दूसरा सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि आप अभी प्रमाणित नहीं हुए हो, आप अटेस्टेड नहीं हुए हो।
जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपकी हर छोटी से छोटी बात की वैल्यू होगी। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, घर में आप 1 गिलास पानी मांगोगे तो 2 गिलास पानी आएंगे कि नहीं पानी पियो, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आप वास्तव में, ये तो सच्चाई है कि सफलता अपने आप में एक ऐसी चीज है जो लोगों का नजरिया चेंज करती है आपके प्रति। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर प्लीज आप ये मत किया कीजिए कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है और लाइव क्लास है। बेशक हम सुबह से शाम तक 7 से 8 घंटे रोज पढ़ाते हो, लेकिन हम कभी भी रिकॉर्डिंग क्लासें नहीं डालते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हो सकता है कि क्लास को शुरुआत करने का मेरा तरीका हमेशा एक ही रहा है, वही गुड मॉर्निंग और आप लोगों को नमस्ते लेके उसके बाद कंटिन्यू टॉपिक पे आ जाते। तो कई बच्चे जो नए होते हैं उनको लगता होगा कि शायद जो कल वाली क्लास है या पहली कोई क्लास इस तरीके से है। जब इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है तो मुझे दूसरे मेथड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तरीका बदलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने कल 2 कंडीशन अपनी कंप्लीट की। एक कंडीशन हमने बताया डेफिनेशन के आधार पर, और एक कंडीशन बताई हमने नोट करके आपको लिखवाया था कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं कि जिनका हम बहुवचन में प्रयोग करें, अनेक के लिए या बहुतों के लिए प्रयोग करें, किसी वर्ग समुदाय या जाति को बताने के लिए हम प्रयोग करें, तो वो व्यक्तिवाचक ना होकर वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती है। इसके बारे में हम कल पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज आपको सेंटेंस के आधार पे, वाक्य के आधार पे ये पहचानना है, वाक्य के आधार पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेंटेंस कौन सा है। ये इसका तीसरा फेज है। ये क्या है इसका, ये इसका तीसरा फेज है। यहां पे हमें सेंटेंस लेंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है आपके पास जातिवाचक संज्ञा का कोई सेंटेंस दिखाई देता है तो आपको 1 टाइप करना है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई सेंटेंस आपको दिखाई देता है तो आपको 2 टाइप करना है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है जातिवाचक, या फिर आप ए और बी भी टाइप कर सकते हैं। फलों का राजा आम होता है। दूसरा, आम रसीला होता है। दशहरी आम सबसे स्वादिष्ट व मीठे होते हैं। दशहरी आम सबसे स्वादिष्ट व मीठे होते हैं। केला सबसे पौष्टिक फल है। केला सबसे पौष्टिक फल है। जंगल का राजा शेर होता है। शेर बहुत ताकतवर होता है।
पशुओं का राजा शेर है। जानवरों में शेर ताकतवर होता है। ये 8 सेंटेंस हमारे इधर हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास जातिवाचक और व्यक्तिवाचक हैं। इसके बाद 9वां सेंटेंस, भारत में गाय को पूजा जाता है। देसी गाय का दूध लाभकारी व हल्का होता है। भारत नदियों का देश कहलाता है। भारत में अनेक नदी बहती है। गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र, गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र मानी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से हिंदी, परीक्षा की दृष्टि से हिंदी सरल, सुगम, आसान व अंकदायी विषय है। अंकदायी विषय, ये 15 सेंटेंस है जी। इनमें से आपको दे देगा वो कोई भी 4 सेंटेंस और आपसे पूछ लेगा इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य बताइए, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित वाक्य बताइए। या प्यारे दोस्तों फिर आपसे पूछ लेगा किसी शब्द को अंडरलाइन करके। मान के चलो उसने पूछा कि फलों का राजा आम है, फल बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहोगे फल जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनना, फिर बाद में आपको डाउट बनेंगे, फिर बाद में पूछोगे। तो फल किस प्रकार की संज्ञा है? हाँ, पहले ये कंप्लीट कर लो, अभी तो फार्म भी नहीं भरा है जिसके लिए आपको संस्कृत चाहिए। ठीक है, सुपर टेट में संस्कृत में भी आपकी पूरी हेल्प होगी। ठीक, इसलिए उड़ो मत ज्यादा। ठीक है, पढ़ना सीखो। ठीक है, क्योंकि जो भी आप सुपर टेट में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वो आपको तब समझ में आएगी जब आपको हिंदी अच्छे से आ गई हो, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। बहुत सारी चीजें हैं जो हुबहू है, बस वहां सूत्रों का प्रयोग होगा। तो इसलिए आपके पिछली 7 पीढ़ी ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, मेरी भी नहीं पढ़ी है, तो इसलिए पहले हिंदी सीख लेंगे, उसके बाद संस्कृत सिखा देंगे। ठीक, दिक्कत यही है, अब हिंदी चल रही है, संस्कृत याद आ गई है। मैंने 50 बार बोला होगा कि बेटे कैरियरविल ऐप पे आपको कभी भी कोई भी चीज मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप पेशेंस रख लो। अगर मुझे ये होता है कि हिंदी छोड़ के संस्कृत पढ़ाने से आपकी नौकरी लग जाएगी तो मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा होता, संस्कृत पढ़ा रहा होता। ठीक है, लेकिन आप में समस्या क्या है? समस्या ये है जो अभी थोड़ी देर पहले गई
कि आप टीचर के अनुभव का फायदा उठाना नहीं चाहते हो, आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हो, और जो आपके पास तरीका है वो लाखों बच्चों का है, और कोई भी बच्चा सिलेक्शन तब तक नहीं पा सकता जब तक उसके पढ़ने के तौर तरीके, उसका कंटेंट दूसरे बच्चों से अलग नहीं है। भाई आपके पास जो कंटेंट है उसके पास भी वही कंटेंट, आपके पास जो तरीका उसके पास भी वही है। सीट होती है 1000, फार्म भरते हैं 10 लाख, तो वो 1000 बच्चे कौन से हैं? हाँ, ये सही कह रहा है, रुपेंद्र कह रहा है सर इनको चुल रहती है। तो चुल कहते हैं ब्रेन की खुजली को। मान के चलो मुझे यहाँ खुजली हुई है तो मैं खुजा लेता हूँ, ब्रेन में खुजली हो गई तो कैसे खुजाऊंगा? इसी को चुल कहते हैं कि आपको कितना भी समझा ले, मैं चाह रहा हूं कि आप सबका भला हो जाए, लेकिन आप भला चाहते ही नहीं हो, आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो। और मैं रोज कहता हूं, और ये बीमारी मैं कह रहा हूं, इस बात को आप मान लो, मैं बुराई नहीं करता हूं आपकी कभी, ना आपको हर्ट करना चाहता हूं। आप में जो कमी है ना, उस कमी को मैं सामने रख देता हूं और फिर आप बुरा मान जाते हो। और कोई भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर कोई मेरी 10 कमी निकाल देगा और मैंने उसका भला किया तो बुरा मैं भी मानूंगा। वो हमारी कमजोरी है, वो हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई हम में कमी निकाल के गया है तो उसमें करेक्शन करो, उसको सुधारो, तभी तो पहले वाली चीज और अब की चीज में यही तो अंतर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब जब हम आप में कमी निकालेंगे, जब जब आपको थोड़ा सा डाउन दिखाएंगे, तब तब आप मुंह फुला के बैठ जाओगे। और यही कारण है कि आज टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए था ना, वो है ही नहीं। मैंने आज क्यों पूछा आपसे कि कहीं कैरेबिल पे आके आप ठगा महसूस तो नहीं कर रहे हो? भाई मैंने हिंदी में काफी क्लासें आपको दी है और आपको बीच बीच में समझाया भी है, देखो जी सिलेक्शन ऐसे होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो पैसे का एक दर्द, एक भार आप सिर पे लेके बैठे थे कि हमारे इतने पैसे कैरेबिल वालों ने ले लिए हैं, तो कम से कम वो भार तो उतर गया होगा ना। क्योंकि आप हमको 2000, 2500, 3000 में नहीं खरीद सकते हो। हमने जो एफर्ट्स लगाए हैं, हमने जो मेहनत की है, हम जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं और 20 साल से हम सुबह शाम, हमने रात देखा ना दिन देखा, जो मेहनत की है, आप उस हमारी मेहनत को 3000 में नहीं खरीद सकते। इस बात को मानो आप। और यही कारण है कि जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो हम सिर्फ 2 ही तरह की बात करते हैं, या तो बच्चे को डायरेक्शन देने की कि देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, और या फिर अपने कंटेंट पे रहते हैं। अदरवाइज मनोरंजन करके तो मैं आपका 2 दिन में पैसे वसूल करवा सकता हूं आपके। ऐसे ऐसी शेर और शायरी सुनाऊंगा 2 दिन में, आपको लगेगा अरे वाह मजा आ गया। ठीक है, 3000 रुपया भी कहीं देते तो ये इतने ज्यादा शेर और शायरी इतने अच्छे से ना सुन पाते। लेकिन वो सिलेबस नहीं है हमारा, वो नौकरी में भी हमारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हम तो यहाँ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। और नौकरी के लिए पढ़ने में फिर आपको फोकस करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, तब जाके चीजें होगी। मैं बार बार एक चीज जो बताता हूँ, जब मुद्दा उठ ही गया तो पूरा कर देता हूँ। डिफेंस वाले बच्चों में ना सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है आप लोगों के मुकाबले। यूपीएससी वाले बच्चों में भी है, पीसीएस वाले में भी है, और एसएससी सीजीएल वालों में भी है। वे टारगेटेड हैं, फोकस्ड हैं, अलर्ट हैं, और नए कंटेंट पे और नई चीजों पे हमेशा वो अचीवमेंट करते हैं। लेकिन टीचिंग की लाइन में जो बच्चे हैं, मेरा ये अपना अनुभव है, क्योंकि मैं वनडे एग्जाम में और बाकी टीचिंग वाले में दोनों में ही पढ़ाता हूं, इसलिए मैं देखता हूं अंतर। टीचिंग वाले बच्चों को समझाना, टीचिंग वाले बच्चों को लेके आगे बढ़ना, टीचिंग वाले बच्चों को नौकरी दिलवाना बड़ा टेढ़ी की रहे हैं। इस बात को आप मानो। और मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, इधर सिलेक्शन हुआ और 2-3 मुलाकात हुई, उसके बाद में भूल ही गए कि ये आपके टीचर थे। मतलब उनके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना गुमार, इतना गुब्बार, वो ये भूल गया कि आपसे पहले कई लाख टीचर बने हैं, और आपको जिन्होंने पढ़ाया वो भी खुद टीचर थे। वो भूल जाते हैं। आप तो अभी थोड़ा सा डाउन इसलिए है, नर्वस इसलिए हो क्योंकि आपको अभी वो मोहर नहीं लगी है सरकारी नौकरी की। लेकिन मैंने एक देखा है, आपके बीच में से बहुत सारे को जानता हूं, पढ़ा है, स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि इस आदमी का रोल है भर्ती कराने में। और दूसरा, उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ गया कि जब वो जाता है ज्वाइनिंग में, जो स्कूल उसको अलॉट होता है DSSB के अंदर, KVS, NVS या यूपी के अंदर, उससे पहले ऑलरेडी वहां टीचर लगे हुए होते हैं, उससे पहले नौकरी लिए हुए होते हैं नीट टेस्टों को पास करके।
उनको कुछ समझता ही नहीं, अपने को तुर्रम खां मान लेते हैं और पूरी जिंदगी 30 साल की सर्विस में परेशान रहता है। तो ये जो संघर्ष है ना आपके, ये तो दोस्तों चलते रहेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा इस पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर थोड़ा मैच्योरिटी लानी है, व्यक्तित्व का विकास जरूरी है। फलों का राजा आम है, तो ये फल जातिवाचक है, राजा जातिवाचक है। फल के अंदर सारे फल आ गए, राजा के अंदर सारे राजा आ गए। आम यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिवाचक। तो ये फल में से किसी एक की बात हो गई आम की। अब फल तो बहुत है, सेब है, संतरा है, चीकू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आम व्यक्तिवाचक। तो फलों का राजा आम है, तो आम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, और बात भी हम इसी की कर रहे हैं, फलों का राजा आम है। तो क्रिया जो हमने प्रयोग की वो आम के लिए प्रयोग की, इसीलिए राइट आंसर क्या है इसका, दो अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम रसीला होता है, अब आम को छांटा नहीं गया, इसमें आम जातिवाचक संज्ञा है। यहां तो हम फल में से आम को छांट रहे थे इसलिए व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस सेंटेंस में आम रसीला होता है, यह आम रसीला है, तो ये आम क्या है, यहां पर जातिवाचक। पूरा सेंटेंस किसका है, जातिवाचक का, क्योंकि हमने छांटा नहीं है इसको। दशहरी आम सबसे स्वादिष्ट होता है, आम जातिवाचक इसमें इसलिए है क्योंकि आम की भी बहुत सारी प्रजाति होती है, दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, मालदा आम। तो यहाँ दशहरी आम सबसे स्वादिष्ट व मीठे होते हैं, तो आम की एक वेराइटी में से हम दशहरी आम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या कहलाया हमारा, व्यक्तिवाचक। केला सबसे पौष्टिक फल है, फल जातिवाचक है और केला व्यक्तिवाचक है। फलों में से केले को पौष्टिक बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। केला सबसे पौष्टिक फल है। जंगल का राजा शेर है, तो यहाँ पे जो शेर है, जंगल का राजा कौन है, शेर है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जंगल में बहुत सारे पशु हैं, उन पशुओं में से एक राजा बनाया किसको, शेर को, तो ये क्या कहलाया यहाँ पे, सॉरी, ये व्यक्तिवाचक। ये क्या है, व्यक्तिवाचक। और शेर बहुत ताकतवर होता है, अब यहाँ शेर को छांटा नहीं गया, ये क्या है, जातिवाचक है। यहाँ जंगल का राजा शेर है, तो बहुत सारे पशुओं में से किसी एक को यहाँ बनाया गया, तो वो जो एक है वो व्यक्तिवाचक है। यहाँ शेर बहुत ताकतवर होता है, शेर को छांटा नहीं गया, यहाँ शेर अपने आप में जातिवाचक है। पशुओं का राजा शेर है, यहाँ पशुओं में से शेर को छांट लिया, पशु कहलाया जातिवाचक, जानवर कहलाया जातिवाचक। तो यहाँ पशु और जानवरों में से शेर को बताया जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपके किसके हैं, व्यक्तिवाचक के। तो इसलिए पशुओं का राजा शेर है, तो यहाँ पशुओं में से शेर को छांटा गया। जानवरों में शेर ताकतवर होता है, यहाँ जानवरों में से शेर को छांटा गया। जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाता है, जब अनेक में से किसी एक के इंडिविजुअल की बात होती है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत में गाय को पूजा जाता है, तो भारत में गाय को पूजा जाता है, तो देश में अपने आप में जातिवाचक है और भारत व्यक्तिवाचक है। यहाँ पशु जातिवाचक जानवर, और उसमें से गाय क्या है, व्यक्तिवाचक। गाय जातिवाचक भी होती है, क्योंकि गाय की भी बहुत सारी प्रजाति होती है, नील गाय, देसी गाय, साहिवाल गाय, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय। तो भारत में गाय को पूजा जाता है, तो यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक। तो बहुत सारे पशु हैं, उन पशुओं को छोड़ के केवल गाय को पूजा जा रहा है, तो गाय व्यक्तिवाचक का काम करेगी यहाँ। ठीक है। देसी गाय का दूध लाभकारी व हल्का होता है, तो देसी गाय, साहिवाल गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, उन सब में से यहाँ देसी गाय की बात हो रही है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। भारत नदियों का देश है, देश अपने आप में जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है। भारत को नदियों का देश बताया गया। भाई नदी तो अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ कहलाता है ये पुल्लिंग है। क्रिया किसके अनुसार आई, भारत के अनुसार। भारत क्या है, यहाँ पर देशों में से एक, व्यक्तिवाचक। ठीक है। भारत में अनेक नदियां बहती है, तो ये भी यहाँ पे नदी बहती है, नदी के बारे में बताया गया। तो ये नदी क्या है, यहाँ पे अनेक नदी है,
किसी एक की बात नहीं, नदी के अंदर सारी नदी आ गई, इसलिए ये जातिवाचक का उदाहरण है। ये बहती है क्रिया किसके अनुसार आया? नदी। तो सेंटेंस में प्रधानता की संज्ञा की है, भारत की या नदी की? नदी की है। कह रहा है ना एक नदी बहती है, तो यहां इस नदी के अनुसार बताएंगे कि सेंटेंस में नदी जातिवाचक है, इसलिए पूरा सेंटेंस जातिवाचक का हुआ। गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र है, बहुत सारी नदियों में से गंगा नदी को छांटा गया, इसी को पवित्र बताया गया। कह रहे ना पवित्र मानी जाती है कौन सी नदी? गंगा नदी, इसलिए ये कह रहा है व्यक्तिवाचक। परीक्षा की दृष्टि से हिंदी सरल, सुगम, आसान व अंकदायी विषय है। अंकदायी मतलब जो ज्यादा अंक दिलवाता हो। तो यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से हिंदी सरल, सुगम, आसान व अंकदायी विषय है। तो अनेक विषय में से हम केवल हिंदी की बात कर रहे हैं, और जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के लिए 2 और जातिवाचक के लिए आपको 1 टाइप करना था। क्लियर? तो आपने अच्छा प्रयास किया और उसी के आधार पे ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का 1 क्वेश्चन तो पूछा जाता है सेंटेंस देके, और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे जो मैंने आपको कल कराए। पर्टिकुलर शब्द दे के पूछेगा, 4 शब्द दे देगा, उसमें से व्यक्तिवाचक बताइए, उसमें से जातिवाचक बताइए। शेर जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है। आम जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है। तो जब हम आम को बहुतों में से छांट रहे हो तो उस समय आम अपने आप में व्यक्तिवाचक है, और जब हम ना छांट रहे हो तो आम उस समय जातिवाचक है। ऐसे ही शेर, जब पशु जानवरों में से शेर को अलग बताया जा रहा हो व्यक्तिवाचक है, और शेर ताकतवर है या ताकतवर होता है तो उस समय शेर जातिवाचक है। तो यानी कि मैंने जानबूझ के जो लॉजिक होता है और जो वास्तव में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं वही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। यहाँ पे बार बार मैंने आम का प्रयोग करके दिखाया आपको 3 जगह कि कब आम जातिवाचक होगा, कब आम व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के शेर का प्रयोग किया 4 सेंटेंस में। अब देखो शेर यहाँ व्यक्तिवाचक भी है और शेर यहाँ जातिवाचक भी है, तो सेंटेंस में यही लॉजिक देगा आपको वो। तो एक तो था सेंटेंस वाला, एक शब्द देगा ऑप्शन में 4, ठीक है, कि पहाड़ बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा आपको, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो आप कहोगे पहाड़ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 शब्द, वो कल कराई। और एक वो कराए कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो, अनेक के लिए हो, बहुतों के लिए हो, किसी वर्ग, जाति, समुदाय को बताने के लिए हो, तो उस कंडीशन में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का काम करती है, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद यहाँ संज्ञा का तीसरा भेद, और संज्ञा का तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। चलो जी, कैसे पहचानेंगे भाववाचक संज्ञा? ये अस्पर्शी, ये अस्पर्शी होती है, अर्थात इनका स्पर्श नहीं हो सकता, इनको छू नहीं सकते। ये अनुभवजन्य होती है, ये अनुभवजन्य अर्थात अनुभव से उत्पन्न होती है। जन्य का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। ये अनुभवजन्य होती है। तीसरा, इनमें प्रत्यय लगा होता है, इनमें प्रत्यय लगा होता है। कुछ बिना प्रत्यय के, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है। संज्ञा
सर्वनाम विशेषण क्रिया। क्रिया शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो ये 5 कंडीशन हैं आपके सामने भाववाचक संज्ञा की। जैसे बचपन शब्द आ गया, इसको आप छू नहीं सकते। ऐसे ही हरियाली शब्द आ गया, अनुभव कर सकते हो, छू नहीं सकते। ऐसे तो नहीं है कि हरे पत्ते को आपने हाथ लगाया आपका हाथ हरा हरा हो जाएगा। मिठास शब्द है, इसको आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। क्लियर? ऐसी ये अनुभवजन्य होती है। ये क्या होती है? अनुभवजन्य। जैसे सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, इनका केवल आप अनुभव करोगे, फीलिंग महसूस करोगे। इनमें प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रत्यय। जैसे लिखावट में आवट प्रत्यय लग गया, तो प्रत्यय से मिलके बनती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। बुढ़ापा है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। सुंदरता है, इसमें भी प्रत्यय लगा है। कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है। उमंग है, उल्लास है, प्रेम है, क्रोध है, तो ये बिना प्रत्यय के भी है। अब उमंग है, उल्लास है, प्रेम है, इनको छू नहीं सकते आप, केवल महसूस करोगे। तो कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, इनमें तो सब में प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन उनमें नहीं लगा है। ये संज्ञा से बनती है। जैसे हमने यहाँ जवान ले लिया, तो इस जवान में हमने ई लगा के जवानी शब्द बनाया। हमने सर्वनाम ले लिया अपना, इसमें इस अपना में हमने पन लगाया। हमने विशेषण ले लिया मधुर, इसमें हमने ता लगाया। हमने यहाँ क्रिया ले ली, लिक क्रिया ले ली, और इसमें हमने यहाँ आवट लगाया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जवान अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर सारे जवान आ जाते हैं। इसमें ई प्रत्यय लगा के हमने जवानी शब्द बनाया भाववाचक। अपना में पन लगा के हमने अपनापन बनाया भाववाचक। अपना सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, और ये क्रिया है। यहाँ हमने मधुर विशेषण में ता प्रत्यय लगा के मधुरता बनाया। यहाँ लिक में आवट प्रत्यय लगा के लिखावट बनाया। तो भाववाचक संज्ञा, दूसरी जो जातिवाचक संज्ञा होती है या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, सर्वनाम विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगा के बनती है। लेकिन कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, जैसे उमंग है, उल्लास है, प्रेम है, क्रोध है। अब क्रोध भी भाववाचक संज्ञा है, इसमें तो प्रत्यय नहीं है। तो लेकिन अगर 100 संज्ञा बनी भाववाचक, तो उसमें 99% प्रत्यय लगी हुई होती है। 1% ही होती है उमंग, उल्लास, प्रेम, क्रोध, इस तरह की जिनमें प्रत्यय नहीं होता है। तो एक बड़ी पहचान हमारे पास भाववाचक संज्ञा की यह है कि उसके बाद में एक शब्दांश लगा होता है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं, जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने प्रयोग किया आवट, इसका कोई मीनिंग नहीं प्रत्यय। ता, इसका कोई मीनिंग नहीं प्रत्यय। पन, इसका कोई मीनिंग नहीं प्रत्यय। यहाँ ई, इसका कोई मीनिंग नहीं प्रत्यय। तो एक तो हमें इनमें जो प्रत्यय लगा होता है उससे पहचान लेते हैं। दूसरा ये अनुभवजन्य है, आप इनको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस करोगे जवानी का,
अपनेपन का, मधुरता का, लिखावट का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 कंडीशन हमें इन पे अप्लाई करनी है। इनमें से भी आप किसी को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, और इनमें सब में प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें पन प्रत्यय, आली प्रत्यय, आस प्रत्यय, ठीक है, आवट प्रत्यय, आपा प्रत्यय, ता प्रत्यय, इसमें भी आई 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 प्रत्यय। तो ये सब कंडीशन किसकी है? भाववाचक संज्ञा की। फिर क्वेश्चंस देगा आपको 3 तरह के। एक तो स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा भाववाचक संज्ञा से संबंधित सही कथन, संगत या अतर्क संगत, असंगत कथन। फिर शब्द दे देगा इनमें से कौन सा भाववाचक है, कौन सा भाववाचक नहीं है। और फिर देगा आपको सेंटेंस। क्या देगा? सेंटेंस देगा। कैसे? मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। दूसरा, बचपन बड़ा सुहावना होता है। तीसरा, जवानी में अनेक भूल हो जाती है। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। छठा, हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तो ये 8 सेंटेंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक संज्ञा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक संज्ञा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के। हालांकि इन सेंटेंस में मोदी, हिंदू, मुस्लिम, तो ये जो मोदी है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदू मुस्लिम जातिवाचक है। ताजमहल व्यक्तिवाचक है, महल जातिवाचक है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में प्रधानता किसकी है।
व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा का वाक्य में होने के बावजूद भी भाववाचक संज्ञा की प्रधानता है, तो पूरा सेंटेंस तो भाववाचक का ही होगा ना। तो यहाँ पे मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, तो ये मेरी सर्वनाम है, लिखावट भाववाचक संज्ञा है, अच्छी विशेषण है, नहीं एक निपात है सहायक क्रिया है। एक ही सेंटेंस से मिनिमम 22 तरह के क्वेश्चंस प्रश्न बनते हैं और एक शब्द से 17 तरह के प्रश्न बनते हैं। आप मुझे एक शब्द दे दीजिए, मैं आपसे यहीं खड़ा खड़ा 17 क्वेश्चंस आपसे पूछ दूंगा। आप एक सेंटेंस दे दीजिए, कम से कम मिनिमम 22 प्रश्न पूछ दूंगा उससे। अब चूंकि यहां जो हमने मोदी जी का प्रयोग किया वो नरेंद्र मोदी के लिए किया, ठीक है, क्योंकि आपने क्या समझा, यहां नीरव मोदी तो नहीं समझा। भाई मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, तो ये गंदगी के प्रति जागरूकता तो नरेंद्र मोदी ने फैलाई ना। तो यहां आप इस मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं समझे। मोदी के अंदर तो सारे मोदी आ जाएंगे, लेकिन यहां इसका मोदी का प्रयोग हमने नरेंद्र मोदी के रूप में किया है। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, तो इसमें से जो लिखावट शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, और ये अच्छी नहीं है वो भी लिखावट के बारे में बताया। बचपन बड़ा सुहाना होता है, इसमें से बचपन और सुहावना दोनों भाववाचक है। इसमें से जवानी भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, तनाव भाववाचक संज्ञा है, जुर्माना जुर्म में आना लग के जुर्माना बना, जो जुर्माने के रूप में पैसे दोगे या कुछ सोना चांदी की वस्तु दोगे उसको तो छू सकते हो, लेकिन जो जुर्माना लगा है उसका असर आपके ऊपर 3 से 4 दिन तक रहता है, क्योंकि वो भाववाचक संज्ञा है। यहाँ गंदगी भाववाचक है, जिससे गंदगी फैलती है उन पदार्थों का तो आप स्पर्श कर सकते हो और फिर बाद में हैंड वॉश कर सकते हो, लेकिन जो गंदगी है उसको केवल महसूस करोगे। तो गंदगी, जुर्माना, तनाव, सुंदरता, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, सुहाना और लिखावट, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, इसलिए सारे के सारे सेंटेंस भाववाचक संज्ञा के सेंटेंस हैं। अगर ये चीजें सब कुछ समझ में आ गई है तो एक बार सारे दोस्त ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद चौथा है हमारा यहाँ 4th समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा, जो एक ही स्थान पे एक ही तरह की वस्तु की गैदरिंग को बताई। एक ही स्थान पर एक ही वस्तु जहां एक स्थान पर एक तरह की वस्तु का एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एकत्रित होना या एकत्रित होना पाया जाता है। जिन शब्दों से समूह एकत्रित समुदाय का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। कैसे? जैसे पुलिस, फौज, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, झुरमुट, गिरोह, गुंछा, डाकू,
कबीला, काफिला, पुंज, बाजार, संघ, संगठन, सभा, जत्था आदि। इन सभी शब्दों से किसी एक का ज्ञान नहीं हो रहा है, इन सभी शब्दों से समूह का ज्ञान हो रहा है, समुदाय का ज्ञान हो रहा है। पुलिस का मतलब एक नहीं है, फौज का मतलब यहाँ एक नहीं है, सेना एक व्यक्ति से नहीं बनती है, कक्षा एक व्यक्ति की नहीं चलती है, वो तो वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है एक के बीच में। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये सब गिरोह, गुंचा, डाकू, कबीला, काफिला, पुंज, बाजार, संघ, संगठन, सभा, जत्था, ये सब हमें समूह को, एकत्रित होने को, समुदाय को, एक ही स्थान पर बहुत सारी एक ही तरह की वस्तुओं के समूह के बारे में बता रहे हैं। दूसरे जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे वो सेंटेंस दे के पूछे जाएंगे, जैसे ऊंटों का जा रहा है, पशु पाए जाते हैं। तीसरा, गाड़ियों का चला गया। तीर्थ यात्री हमेशा जाते हैं। वनस्पति का आदमियों चलो जी, चोर पाए जाते हैं। चाबियों का होता है। ये आपको बताना है। दिए गए रिक्त स्थान में इनमें से कौन कौन सा शब्द कहां कहां आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें से एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, न हुआ। प्रकाश की किरणें पाई जाती है। बताइए, ऊंटों का झुंड जा रहा है, समूह जा रहा है, भीड़ जा रहा है, या फिर ऊंटों का काफिला जा रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऊंटों का काफिला। पशु हमेशा झुंड में होते हैं, पशुओं की ना भीड़ होती। गाड़ियां
जब एक साथ निकलती है तो उसको हम काफिला कहते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए जत्थे शब्द का प्रयोग करते हैं। वनस्पति के झुंड के लिए झुरमुट का प्रयोग होता है। आदमी की भीड़ होती है, आदमियों की झुंड नहीं होते हैं। चोर का गिरोह होता है, चोर गिरोह में पाए जाते हैं। चाबियों के लिए गुंछा शब्द का प्रयोग होता है और प्रकाश की किरणों के लिए पुंज शब्द का प्रयोग होता है। पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। इस तरीके से रिक्त स्थान दे के भी पूछा जा सकता है और इनमें से कोई एक शब्द दे के भी पूछा जा सकता है किस प्रकार की संज्ञाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऊंट को रेगिस्तान का जिहाज कहा जाता है, तो इसीलिए ऊंट को एक वाहन माना गया, वाहन के रूप में हमने ज्यादा प्रयोग किया है। और वाहनों के लिए हम काफिले का प्रयोग करते हैं। पशुओं की भीड़ नहीं होती है, न पशुओं का समूह होता है। पशुओं के लिए हम केवल और केवल झुंड का प्रयोग करेंगे। तीर्थ यात्रियों के लिए ना हम समूह का प्रयोग कर सकते हैं, ना भीड़ का प्रयोग कर सकते हैं, ना झुंड का प्रयोग कर सकते हैं। केवल जत्थे का प्रयोग तीर्थ यात्रियों के लिए होता है। जब गाड़ियां अनेक एक साथ निकलती हैं तो काफिले का प्रयोग करते हैं। वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उनके समूह के लिए केवल और केवल हम झुरमुट का प्रयोग करते हैं। आदमियों की, व्यक्तियों की हमेशा भीड़ होती है, झुंड नहीं होता है। चोर गिरोह में पाए जाते हैं, ठीक है। चाबियों का गुंछा होता है और प्रकाश की किरणें पुंज में पाई जाती है। प्रकाश की किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं। कई बार ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है कि जत्था बताइए क्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे तीर्थ यात्रियों के समूह को। तीर्थ यात्रियों के समूह के लिए एक शब्द बताइए क्या है, तो आप कहोगे जत्था। तो हमें भीड़, समूह, झुंड का प्रयोग ना करके तीर्थ यात्रियों के लिए जत्थे का प्रयोग करते हैं। क्लियर? पशुओं के समूह को क्या कहेंगे? भीड़ कहेंगे, झुंड कहेंगे, जत्था कहेंगे, कबीला कहेंगे या काफिला कहेंगे। तो राइट आंसर हो गया झुंड। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, रिक्त स्थान वाले वाक्यों में भी पूछा जाता है और समूहवाचक संज्ञा के रूप में भी इसको पूछा जाता है। तो ये था आपका समूहवाची संज्ञा, जो कि चौथा भेद है। और पांचवा जो भेद है वो है लास्ट हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है वो क्या है? जिन पदार्थ, वस्तु को मापा व तोला जाए वे सब द्रव्यवाचक कहलाते हैं। दूसरा, जो तरल पदार्थ अर्थात लिक्विड, जो तरल पदार्थ के रूप में पाए जाए वे भी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तीसरा, जो धातु या अधातु के रूप में हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो ढेर के रूप में पाए जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिनकी गिनती अर्थात काउंटिंग ना हो,
जिनकी गिनती ना हो सके, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिन पदार्थ वस्तु को मापा व तोला जाए, तेल को हम माप और तोल के लेते हैं, आटा को केवल तोला जाता है, चावल को तोला जाता है। जो तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ दूध है, घी है, तेल है, पानी है, शाही, छाछ, लस्सी, शराब है। जो धातु है, धातु के रूप में हो, धातु लोहा है, सोना है, चांदी है, अधातु हाइड्रोजन है। जितने भी लिक्विड है, गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो ढेर के रूप में पाई जाए, मिट्टी हमेशा ढेर के रूप में है, बालू ढेर के रूप में, रेत ढेर के रूप में, कंकड़ पत्थर ढेर के रूप में होते हैं। कंकड़ और पत्थर ढेर के रूप में। क्लियर? जिनकी गिनती ना हो, जिनकी गिनती ना हो। जीरा है, गिन के नहीं लोगे। दाल है, गिन के नहीं लोगे। छोला है, गिन के नहीं लोगे। आटा है, गिन के नहीं लोगे। फल है, गिन के नहीं लोगे। सब्जी है, गिन के नहीं लोगे। तो वो सब क्या कहलाते हैं? इसके बाद 6 कंडीशन, जो ठोस पदार्थ वस्तु हो, वो भी क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। पत्थर ठोस, लकड़ी ठोस, कोयला ठोस। ठीक है, तो जो पत्थर, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है? ठोस है। तो जितने भी ठोस है, अब ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस है। और गैस जितनी भी होती है वो लिक्विड होती है, तरल पदार्थ होती है। तो जितनी भी गैस होती है तरल पदार्थ है। जब तरल पदार्थ है तो स्वाभाविक बात है वो क्या कहलाएंगे? कोई भी आ जाए, जो मैंने एग्जाम्पल दिए, केवल वो नहीं जिन पर ये कंडीशन अप्लाई हो। अब जिसको मापा व तोला जाता है, तेल है, घी है, शरबत है, और भी बहुत सारी चीज है जो आप माप के या तोल के लेते हो। कपड़ा है, मापा जाता है। ठीक है, तो घर की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आप रसोई में प्रयोग करते हैं। किसी को मापते हैं तो किसी को तोलते हैं। जो तरल पदार्थ है, दूध है, छाछ है, लस्सी है, शराब है, इंक है, साई जिसको कहते हैं, सब तरल पदार्थ है। जो धातु के रूप में हो, लोहा, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, ये एल्यूमिनियम, सब धातु है। अधातु जितनी गैसें हैं सारी अधातुओं के अंतर्गत आती है। जो ढेर के रूप में पाए जाए, मिट्टी, बालू, रेत, कंकड़, पत्थर, ये सब ढेर के रूप में होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिनकी गिनती ना हो सके, जीरा है, तोल के लोगे 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या आधी किलो, 1 किलो। दाल तोल के लोगे, आटा तोल के लोगे, फल तोल के लोगे, सब्जी तोल के लोगे। ऐसे ठोस पदार्थ है, पत्थर ठोस होता है, लकड़ी ठोस होती है, कोयला ठोस होता है। अब ये जितनी भी संज्ञाएं हैं जो मैंने व्हाइट मार्कर से लिखा है, तो ये सारे की सारी संज्ञाएं, इनमें कुछ व्यक्तिवाचक हो सकती है, कुछ जातिवाचक भी हो सकती है। अब जो लिखी है ये जातिवाचक है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी है, और यहाँ प्यारे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा जितनी भी है, ये दोनों किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जब ऑप्शन में समूहवाचक दिया ही नहीं है और आपसे पूछ रहे हैं पुलिस, फौज, सेना, कक्षा बताइए क्या है, तो आप कहोगे जातिवाचक। यहाँ ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है द्रव्यवाचक, और इनमें से वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए क्या है, और ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है, पदार्थवाचक नहीं है, तो ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक है। कैसे? तेल के अंतर्गत सारे तेल आ जाते हैं।
अब तेल में से हम किसी एक तेल को लेंगे, सरसों का तेल, तो वो व्यक्तिवाचक है। आटे में से राजधानी आटा, गेहूं का आटा, मक्की का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, व्यक्तिवाचक। चावल में से बासमती चावल, व्यक्तिवाचक। दूध में से बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, अमूल डेयरी का दूध, मदर डेयरी का दूध, सब व्यक्तिवाचक। घी में से देसी घी, व्यक्तिवाचक। तेल में से सूरजमुखी का तेल, व्यक्तिवाचक। पानी में से कोई भी पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी या फिर गुनगुना पानी, सब व्यक्तिवाचक। लोहा में से जो कच्चा लोहा भी होता है, सोना में से 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट वाला, व्यक्तिवाचक। चांदी में से जो कम कैरेट की होती है, व्यक्तिवाचक। इसके बाद मिट्टी है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, व्यक्तिवाचक। बालू में से यमुना का बालू, व्यक्तिवाचक। गंगा का रेत, व्यक्तिवाचक। कंकड़ पत्थर, पत्थरों में से कोई एक। जीरा में से जिस कंपनी का होगा वो व्यक्तिवाचक। दाल में से मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, व्यक्तिवाचक। आटा में से राजधानी का आटा, व्यक्तिवाचक। फल में से सेब, संतरा, व्यक्तिवाचक। सब्जी में से घिया, तोरी, भिंडी, व्यक्तिवाचक। ठीक है। लकड़ी में से शीशम की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी, आम की लकड़ी, साल की लकड़ी, व्यक्तिवाचक। कोयले में से बिटुमनी कोयला, व्यक्तिवाचक। तो ये सारी की सारी संज्ञाएं जातिवाचक का भी उदाहरण है, लेकिन कब? जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक नहीं होंगे तब। क्योंकि संज्ञा के मूल 3 ही भेद होते हैं। एक होते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो जब हम केवल 3 भेद मानते हैं तो ये सारे के सारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक जितनी संज्ञाएं हैं वो सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट होती है। आज जब ऑप्शन में समूहवाचक हो और इनमें से कोई आपसे पूछे तो ये सारी की सारी समूहवाचक। आज जब ऑप्शन में समूह ना हो तो जातिवाचक, और जब ऑप्शन में यहाँ द्रव्यवाचक ना हो, इनमें से कोई एक पूछे तो ये कहलाएगी जातिवाचक। और जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक, जातिवाचक दोनों हैं तो राइट आंसर है द्रव्यवाचक। तो कैसे पहचानोगे? इन 6 कंडीशन के आधार पर। तो ये संज्ञा वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, और आगे जो कल वाली क्लास में हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम, जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब इतने सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि आपके पैसे वसूल हुए कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा भार आपके ऊपर इसी का ही है। ठीक है। और वो ये है कि हमारे पैसे खर्च हो गए, और सच्चाई ये है कि हम लोगों को अपमान सबसे ज्यादा तब होता है जब कोई स्टूडेंट एक लंबे समय से हमसे जुड़ा रहा है, पढ़ा है, सिलेक्शन ना ले पाया हो। और दूसरा अपमान तब होता है जब आप ये सोच लेते हो कि 2, 2.5, 3 हजार रुपया में आपने हमको खरीद लिया है, हम आपके लिए तोता बन गए, जो आप बुलवाना चाहते हो वही हम बोले। तो यही अपने आप में क्या है, मेरे से खासकर या मेरी टीम से केवल वही बच्चे सीख के भर्ती हो पाएंगे जो यहाँ जो चीज चल रही है उस पर भरोसा करते हैं। और जिन्होंने किताब से अनाप शनाप कहीं से कुछ भी पढ़ लिया है, प्यारे दोस्तों, वो यहाँ से कम और बाकी जगह चीजों से दुविधाओं में रह के ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ये एक कड़वा सच है कि आप में से सबका सिलेक्शन नहीं होगा एक ही भर्ती में। किसी का इस भर्ती में होगा, किसी जैसे नेक्स्ट वाली में होगा, किसी का किसी दूसरे स्टेट में होगा। ये तो एक कड़वा सच है। लेकिन फिलहाल अगर आप भर्ती होना चाहते हो 2023 और 24 के अंदर, तो आपको ये काम बार बार करना पड़ेगा कि पहले जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन पे भरोसा करना सीखो। दूसरा, पेशेंस रखो। एक ही दिन में सिलेबस पूरा नहीं हो जाएगा, एक ही दिन में आपको कोई एक टॉपिक पूरा नहीं कराएगा। और जब जब जो जो टॉपिक कंप्लीट होते रहे तो आपके पास डाउट नहीं बचे। जैसे आप में से एक बच्चा परेशान है, 50 से ज्यादा मैसेज कर दिए हूं, और जब तक उसके अंदर ये चुल खत्म नहीं होगी तब तक मैं भी उसका आंसर नहीं दूंगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैं देखता रहता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसने एक बार तो रट ही ली है उस चीज को, दोबारा से फिर रट रहा है। क्योंकि रीजन क्या है, आपको डाउट कब बनेगा? हमारे पढ़ाने और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद 2 वजह से डाउट बनेगा। या तो आपने क्लास लाइव अटेंड नहीं की है, सीरियसली सुनी नहीं है, आप अलर्ट नहीं रहे हो, और दूसरा ये कि आप जो आपको नई चीज बताई गई उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे, जो पहले से उठपटांग कुछ भी आपने पढ़ लिया बिना लॉजिक, बिना सीक्वेंस के किसी किताब में, उसी को सही माने हैं। अब एक बच्चा आप में से पुलिस पे ही अटका हुआ है। मतलब जब सब कुछ यहाँ लिख दिया, ये सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना कंडीशन,
जहां एक स्थान पर एक ही तरह की वस्तु का एकत्रित होना पाया जाए, जिन शब्दों से समूह एकत्रित या समुदाय का बोध हो, और यहां लिख दिया पुलिस और इसमें लिख दिया समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है तो वो रहना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो 2025, 26, 27 में भर्ती होंगे, तो अभी दूसरे को मौका दो आप, जिसको इतना सब कुछ बताने के कहने के बावजूद भी समझ में चीजें नहीं आ रही है, तो वो 2026 की तैयारी कर रहा है। और ये भी बताया 50 बार कि ये जातिवाचक का भी उदाहरण है। कम से कम इन्हीं क्लासों में 50 से ज्यादा बार मैंने बोल दिया होगा। जब मैं शुरू में क्लास स्टार्ट की तब भी बताया था कि संज्ञा के मूल भेद 3 हैं। उसके बावजूद सर जी पुलिस समूहवाचक होगा, सर जी पुलिस क्या होगा? तो कुछ में बचपना भी तो है। और जब वो बचपना 2, 2.5, 3 साल में खत्म हो जाएगा तो 26 में अपने आप ही सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन काम यही चीज आएगी। तो इसीलिए हमारा मकसद एक ही है कि आपके सिर पे रखे हुआ जो बाहर है, जो आपने 2, 2.5, 3 हजार कितने में आपने कोर्स लिया, मुझे फीस याद नहीं है, ठीक है, जितने में आपने कोर्स लिया शायद वो उतर गया होगा। अब थोड़ा सा हमारा एहसान मान के चुपचाप 2 काम कर लो। एक तो भरोसा कर लो जब आपने ले लिया है कोर्स, और दूसरा थोड़ा पेशेंस रख लो, तीसरा अपने आप को और हमें थोड़ा समय दे दो। और जैसे ये समय बीतेगा ये सारी चीजें बिना मांगे, बिना पूछे और बिना कुछ किए 100% आप तक पहुंच जाएगी। यही हमारी खासियत है, यही हमारी क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी के दम पे हम सिलेक्शन लोगों को पहले भी हजारों की संख्या में दिलवा चुके हैं, अब भी दिलवाएंगे और आगे भी दिलवाएंगे। तो इसलिए रोज एक एक को पकड़ के तो मैं काउंसलिंग करूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं। तो इसलिए आप मन लगा के पढ़ो। और ये मत मानना कि मुझे जल्दी गुस्सा आता है। अगर मैं इस तरह से रिएक्ट ना करूं आपके इन कमेंटों पर, आप पर, तो आप कभी भी सही रास्ते पे नहीं आओगे, कभी भी आप लाइन पे रह के नहीं पढ़ोगे, सभी भी सही डर्रे पे आप नहीं चलोगे। इसलिए ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, ये गुस्सा नहीं है। अगर मैं ऐसे गुस्सा होने लगूं सुबह से शाम तक, मैं 10-10, 12-12 बैच लेता हूं, तो मैं तो पूरा दिन गुस्से में ही रहूंगा। तो फिर मैं तो 5-7 साल से ज्यादा तो जी नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे तो कम से कम 80 साल जीना है, अभी 20 साल और पढ़ाना है। तो इसीलिए आप लोगों के कहने से या आप लोगों के कमेंट करने से मैं परेशान हूं या गुस्सा करूं, ऐसी कोई वजह नहीं है। क्योंकि हम तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपसे भी ज्यादा बड़े महानुभावों को झेल चुके हैं। ठीक है, हमें तो आदत पड़ी हुई है, हम तो एक तरह से पत्थर बन चुके हैं इन सब चीजों के लिए। तो इसीलिए मेरा ये आप लोगों को समझाने का, सही रास्ते पे लाने का एक तरीका भर है। ठीक है, तो बाकी कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि सर को परेशान कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, सर तो समाज से परेशान नहीं होते, हम तो वो लोग हैं जिन्हें देख के समाज अपने रंग ढंग बदलता है। हमें समाज को देख के नहीं चलना है, हमें समाज के अंतर्गत अपना वो व्यक्तित्व स्थापित करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमें फॉलो कर ले, अपने आप ही समाज अच्छा बनेगा। मैंने समाज को ठीक करने का ठेका नहीं लिया है। ठीक है, मेरी समाज में जो भूमिका है मैं उसको सही रखूंगा, और उसी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, और जब उससे प्रभावित होंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर सर्वनाम वाले टॉपिक के साथ। यूट्यूब की क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी। आज का टॉपिक अलंकार है, शाम